बॉलीवुड में कैन आई स्पीक इन हिंदी इंग्लिश मैम कुछ भी हिंदुस्तान जब जब हम बॉलीवुड में आप चाहते हैं मैं बात नहीं करूं नहीं उनको खुश है आप हिंदुस्तानी में बात कर रहे हैं जब हम बॉलीवुड में जेंडर के मुद्दों की या महिलाओं के मुद्दों की या महिलाओं को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है उन मुद्दों की बात करते हैं उसकी पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ बहुत ही छोटी है बॉलीवुड के बहुत ही मशहूर निर्देशक कमाल अमरोही साहब को आप सब जानते होंगे पाकीज़ा बनाई उन्होंने और क्या नहीं तो वो अपनी एक फिल्म पे काम कर रहे थे और स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे और उनको कुछ मामला सेट नहीं बैठ रहा था क्योंकि हीरोइन बाकी सब सेट था कहानी मिल गई थी एंडिंग मिल गई थी क्लाइमैक्स मिल गया था लेकिन उनको हीरोइन की एंट्री नहीं मिल रही थी सो उन्होंने उनके एडवाइजर्स ने बाकी राइटर्स ने कहा कि सर लखनऊ के एक बहुत ही बेहतरीन लेखक हैं शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं उन्हें बुलाते हैं तो लखनऊ से इन साहब को बुलवाया गया और वो मिले कमाल अमरोही साहब से उन्होंने कहानी समझी उन्होंने कहा सर मैं कुछ सोच के लाता हूँ मुझे 2 दिन का वक्त दो वो गए वापस अपने होटल पे और उसी शाम को उन्होंने कुछ सोचा एंड उन्होंने कुछ लिख दिया और उन्होंने मैनेजर को फोन किया और कहा कि यार प्लीज मेरी मीटिंग करा दो अमरोही साहब के साथ मैंने सीन सोच लिया है तो अगले दिन कमाल अमरोही साहब आए उनके ऑफिस के बाकी लोग आए और ये जो राइटर साहब थे उन्होंने सीन सुनाना शुरू किया और उन्होंने कहा कि हमारा हीरो जो है वो छत पे है पतंग उड़ा रहा है सडनली हीरो की पतंग कट जाती है और वो कटी पतंग मतलब हम कटी पतंग को फॉलो करते हैं और हीरो दौड़ रहा है पतंग के पीछे छतें पार कर रहा है वो पतंग उड़ती जा रही है करते वो पतंग जाके रिक्शे पे पीछे कोई सवार है वो पतंग जाके उसके चेहरे पे लग जाती है और वो लड़की पतंग हटाती है और हीरोइन की एंट्री तो सबको लगा कि वाह क्या एंट्री है कमाल अमरोही साहब ने सुना सिगरेट पी रहे थे सिगरेट स्टब की और अपने मैनेजर को कहा कि मैंने कहा शुक्रिया और मैनेजर को कहा लखनऊ की टिकट वापस कटा दो इनकी तो राइटर बेचारा उसने कहा कि यार क्या हुआ मतलब सर कुछ गलती हो गई बताएं आप मुझे तो कमाल अमरोही साहब ने कहा कि बरखुदार वो दूसरे डायरेक्टर होंगे जिनके हीरो की पतंग कटती है हमारे हीरो की पतंग कभी नहीं कटती ग्रेट लाइन लेकिन अगर आप इसे जेंडर के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग है राइट लड़कियां शायद समझ रही होंगी कि किसी बॉलीवुड में जो मुख्य धारा की सोच है वो ये है कि हीरोइन चाहे जो भी हो जितनी भी ग्लैमरस हो जितनी भी अमेजिंग सुंदर व्हाटएवर लगे लेकिन हीरोइन के लिए हीरो की शॉप कभी नहीं होगी पतंग नहीं कटेगी कभी सो दिस इज रियली द डोमिनेंट अप्रोच टू हाउ actresses and heroines and female roles generally have been written लेकिन मैं जरूर ये कहूंगी कि कोई भी चीज टोटल नहीं होती है हर चीज के एक्सेप्शंस होते हैं और बॉलीवुड में आपको वो एक्सेप्शन हमेशा से नजर आएंगे कहानियों में नैरेटिव के लेवल पे चाहे वो उस जमाने से मैं कह रही हूँ अछूत कन्या हो सुजाता हो बंदिनी हो मदर इंडिया हो गाइड हो आई थिंक गाइड अगर जेंडर और औरतों के मुद्दों को देखें तो रेवोल्यूशनरी फिल्म है अपने जमाने के लिए एंड ऑफ कोर्स अब तो ट्रेंड काफी बदल गया है बिकॉज एंड मेरे लिए अब सबसे बड़ी चेंज है एक्चुअली आई आस्क यू गाइस आप में से कितनों ने पीकू देखी है ओके नॉट यूट्यूब पे पायरेसी हां बाय द वे आधे हाथ बंद लो क्या यार अलीगढ़ में टिकट नहीं खरीदते क्या हॉल्स में बट यू नो फिल्म्स लाइक पीकू मर्दानी NH10 मैरी कॉम नीलजा पिंक क्वीन एंड नीलबटे सन्नाटा मैं अपनी फिल्म को मानूंगी सबसे बड़ी चीज इस दौर में ये हुई है कि मतलब हम टॉक अबाउट मॉडर्न बॉलीवुड पिछले 3-4-5 साल कि विमेन सेंट्रिक फिल्म्स विमेन जहां पे कोई लव इंटरेस्ट नहीं है जरूरी वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पे वर्क कर रही हैं ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं है कि डर्टी पिक्चर किसी दूसरे कारण से चली थी ऐसा नहीं है कि वो फिल्में बनी नहीं पहले लेकिन फर्क ये है कि आजा नचले जो 2007 में रिलीज होती है एक सिंगल औरत की कहानी वुमेन सेंट्रिक फिल्म फ्लॉप होती है लेकिन 2015 से क्वीन पिंक मर्दानी NH10 दे आर बॉक्स ऑफिस सक्सेसेस एंड अल्टीमेटली जो फिल्म इंडस्ट्री है वो एक इकोनॉमिक्स भी है उसमें एक अर्थशास्त्र इन्वॉल्व है
फिल्म मेकिंग बहुत महंगा बिजनेस है, तो अगर प्रोड्यूसर अपने पैसे वापस नहीं कमाएगा तो फिर वो बनाएगा कैसे बाकी फिल्म? सो आई थिंक दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव ट्रेंड फॉर gender trend in the industry, Bollywood industry. आपने बात करी यहाँ पर कि how it supposed to cater to a audience which is supposed to buy the tickets and go and watch it. So कहीं ना कहीं जो एक जेंडर का इशू है उसको कॉम्प्रोमाइज करता हुआ नजर आता है आपको बॉलीवुड, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट हैज टू सेल इन द market, because it has to cater to a particular kind of audience. So the entire binaries of mainstream cinema का जो पूरा issue है, जो audience डेफिनेटली आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि बॉलीवुड की कमर्शियल सिनेमा को अक्सर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कई चीजों के साथ. आई डोंट नो आप में से किसने जॉली LLB 2 देखी है, अभी रिलीज हुई है, प्लीज यूट्यूब पे. सो जॉली LLB 2 अगर आप फिल्म देखें बहुत ही कमाल के मुद्दे उठा रहा है. उन्होंने एक सीन है जहाँ पे वो कश्मीर दिखाते हैं एंड उन्होंने जो क्राउड स्लोगन लगा रहा है वो कश्मीर मांगे इंसाफ कर दिया है एज अपोज टू आजादी. छोटी सी चीज है, हाँ छोटी सी चीज है बट कितनी इंटरेस्टिंग चीज है. तो कमर्शियल फॉर्मेट में कितने इंटरेस्टिंग तरीके से अक्षय कुमार का एक डायलॉग है जो कहता है कि किसी बेवकूफ ने कहा था कि ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, क्योंकि अगर इस हिसाब से तो टेररिस्ट भी सही है और जो आदमी औरतों पे एसिड फेंकता है वो भी सही है, राइट? कमर्शियल बॉलीवुड स्टॉकिंग इस तरीके से उठा रहा है, तो मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ कोर्स करने पड़ते हैं. लेकिन यार एक बात बताओ, लड़कियों को कब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा है? हम लोग सुबह जब कपड़े पहनते हैं ना, सुबह जब हम डिसाइड करते हैं कि हम क्या कपड़े पहन रहे हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज ही होते हैं ना, क्योंकि हम ये सोच रहे होते हैं कि आज कहाँ जाना है, बस पकड़नी है कि नहीं पकड़नी है, इनसे मिलना है कि नहीं मिलना है, राइट? तो कॉम्प्रोमाइज सब जगह होता है. I think what you're trying to suggest is कि we have to find our ways through the entire mainstream cinema में किसी न किसी जरिए बनाने चाहिए. तो मैं आपकी मूवी के बारे में बात करना चाहूँगी, अनारकली ऑफ आरा, जो अभी रिलीज हो रही है इसी महीने. उसमें यू आर ट्राइंग टू टेल अ स्टोरी विच जो ज़्यादा ऑडियंस सुनना शायद ना पसंद करे, उस औरत को जो आप रिप्रेजेंट कर रही हैं उसको शायद वो इग्नोर करना पसंद करें अपनी बातों में. तो I can request people if trailer can be shown, then it would be very amazing for us. But can you show the trailer before we talk about? पहले ट्रेलर देख लो. Trailer of a very interesting movie that's going to be released soon. Again, about the story that this movie is trying to tell about a woman, right? So about it, what are you trying to say? Because I really think that the kind of audience that हम लोग की जो यहाँ पे पढ़ी लिखी audience बैठी है students की, वो इसको किसी और तरीके से समझेगी, देखेगी, लेकिन एक लार्जर ऑडियंस है, क्या वो इससे डिसअपॉइंट होगी? क्या वो इसको देखना पसंद करेगी? ऐसी बातें जिनको वो एक्सपोज कर रही है जिन लोगों को, क्या वो ऐसी बातें सुनना पसंद करेंगे? यार आई थिंक आई मीन जैसे आपने देखा बेसिकली अनारकली, इसका पहले टाइटल था अनारकली आरा वाली. आरा बिहार का एक शहर है, बताया आपको. ओके, अनारकली आरा वाली ऑफ आरा एक ऐसी सिंगर जो पेशे मतलब जो ऑर्केस्ट्रा पार्टी की सिंगर है और डबल मीनिंग के गाने गाती है, क्वियर्थी गाने गाती है, अश्लील गाने गाती है, और उसके साथ स्टेज पे कुछ बदतमीजी हो जाती है और वो सेलिब्रेट करने की चीज नहीं है. एंड वो शी डजंट बाउ डाउन, वो पीछे नहीं हटती है. और फिर चूंकि एक लड़की कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, फिर क्या होता है? सो डेफिनेटली वो आई मीन द फिल्म इज एन एंटरटेनिंग फिल्म, नाच गाना है और सीटी वर्दी तालियां वर्दी चीजें हैं. लेकिन मुझे लगता है कि यार अल्टीमेटली ना, अगर आपकी कहानी कुछ अच्छे जरूरी सवाल पूछ रही है ऐसे मुद्दों पर, जरूरी नहीं कि वो मुद्दा सिर्फ जेंडर हो, वो मुद्दा कुछ भी हो सकता है. अगर वो कोई अच्छे सवाल पूछ रही है, आप जिस भी मंशा से फिल्म देखने जाओ, लेकिन फिल्म देखने के बाद अगर दो सवाल भी आपके दिमाग में आए ना और आप अपने दोस्तों के साथ कुछ नई चीज डिस्कस कर लो, तो फिल्म ने अपना काम किया है.
बिकॉज आर्ट का जो मकसद होता है वो मुझे हमेशा ये लगता है कि यू नो ये डर्टी पिक्चर के कुछ फैन है यहाँ पे। डर्टी पिक्चर का एक डायलॉग था कि फिल्म मेकिंग इज ओनली एंटरटेनमेंट। मुझे लगता है इससे तंग सोच, इससे शैलो सोच, इससे सतही समझ कला की और फिल्म की हो नहीं सकती। ओके, फिल्म आर नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट। फिल्में जो होती हैं उनमें बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव पावर होती है, बदलाव की एबिलिटी होती है आर्ट में, इसलिए आर्ट इटर्नल होता है। इसलिए हम आज भी फैज साहब के गजल पढ़ के, नगमे पढ़ के हमें लगता है कि ओ माय गॉड, आई मीन हाउ कुड दिस मैन एक्चुअली राइट अ पोएम लाइक हम देखेंगे और आज बाजार में पापा ज्वाला चलो, आई मीन रेवोल्यूशनरी स्टफ आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना जब उन्होंने लिखा था तब। या पाश की कविताएं आज भी उतनी प्रासंगिक हैं जितनी जब उन्होंने लिखी थी तब थी। आई होप आप लोगों ने पाश पढ़ा है। We have heard the rendition by you recited one of it. So I think that this film is going to serve that purpose. आप चाहे लहंगे में नाचती हुई लड़की को देखने की मंशा से हॉल में आए, लेकिन आप जिस भी मंशा से आओ वो फिल्म आपको मजबूर करेगी सोचने के लिए, and that is the point of art. I think that is what when you said in an interview that it is trying to cater to a large number of audience, which is diverse, which can include people like who like dirty picture, who want to see a very interesting critical movie. They can have their share in this movie, Anarkali of Fire, that you're going to release this month. Also, ma'am, I want you to talk about the issue of Bollywood being a very Bollywood in general. You, as an exception, have been very vocal about your opinions on issues of national and international relevance. But as an actor and an activist, how do you feel the issue of Bollywood's neutrality on various issues? There has been always this attempt to be politically correct things in Bollywood. Yeah, honestly, मैं बॉलीवुड को और बॉलीवुड के जो बड़े स्टार्स हैं, बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराती हूँ, क्योंकि आपको समझना होगा कि अव्वल फिल्म बनाने में बहुत पैसा लगता है। ठीक है, ये फिल्म छोटी फिल्म है, 5-6 करोड़ लग गए इस पे। ठीक है, रिलीज के पहले प्रोड्यूसर, एक्टर्स तो खैर हमेशा वल्नरेबल होते हैं। हम लोग हर बार जब शूट कर रहे हैं, रियल लोकेशन में शूट कर रहे हैं या ऐसे लाइव ऑडियंसेस के साथ डील कर रहे हैं, फ्रेंकली हुआ अभी एट दिस मोमेंट ये आपकी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है, आपका बड़प्पन है कि आप तमीज से पेश आ रहे हो। कोई दूसरा और ऑडियंस कैन नॉट टेक दैट। अब फिलहाल इस मोमेंट पे मैं बात करूँ आप सबके सामने, हम मतलब जो भी स्टेज पे है, राइट। सो बॉलीवुड के स्टार और प्रोड्यूसर्स को फिल्म के ना पहले प्रोड्यूसर से ज्यादा मजबूर इंसान नहीं होता कोई। ठीक है, उसका पैसा लगा हुआ होता है। फिल्म में अगर कंट्रोवर्सी हो गई, फॉर एग्जांपल अगर सेंसर बोर्ड की कंट्रोवर्सी हो गई या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कर दी या किसी ग्रुप ने कंट्रोवर्सी कर दी, हर कंट्रोवर्सी पे पैसे खर्च जा रहे हैं। 2 एग्जांपल दूंगी आपको। एक आमिर खान साहब ने जब नर्मदा बचाओ आंदोलन का सपोर्ट किया था, आई थिंक कई साल पहले, गजनी रिलीज हो रही थी, गुजरात ने गजनी को बैन कर दिया था। गुजरात टेरिटरी इज द मोस्ट लुक्रेटिव टेरिटरी फॉर कमर्शियल बॉलीवुड, वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव टेरिटरीज फॉर कमर्शियल बॉलीवुड फिल्म्स। पूरी टेरिटरी का नुकसान प्रोड्यूसर को। ओके, जब आरक्षण एक फिल्म आई थी प्रकाश झा की, फिल्म रिलीज होने से पहले ट्रेलर के दम पे प्रो रिजर्वेशन और एंटी रिजर्वेशन दोनों गुटों ने प्रोटेस्ट कर दिया। I don't understand how without watching a film people can protest. I mean it's amazing. Okay, उस पे प्रोटेस्ट हो गया। 3 स्टेट्स ने फिल्म बैन कर दी, पंजाब, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। जब तक वो कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, बहुत अच्छा जजमेंट आया फिल्म इंडस्ट्री के लिए। प्रेसिडेंट था कि कोई स्टेट फिल्म को बैन नहीं कर सकती जब तक कि कोई मेजर इशू ना हो। तब तक 2 हफ्ते निकल चुके थे रिलीज के। उत्तर प्रदेश, प्रकाश झा की फिल्म के लिए सबसे बड़ी ऑडियंस, ओके, ही लॉस्ट ऑल ऑफ दैट। 1 हफ्ते के अंदर पायरेटेड डीवीडीज बाहर थी, यूट्यूब पे फिल्म आ गई थी, दैट्स इट, लाइक लॉस ऑफ क्रोर्स। सो नाउ जब ये कॉन्टेक्स्ट है, या बड़े स्टार्स को देख लो, शाहरुख या आमिर इंटॉलरेंस के बारे में, एक आमिर अपने डाइनिंग रूम में अपनी बीवी से क्या बात कर रहा है, इसके ऊपर क्या हक बनता है किसी को कंट्रोवर्सी करने का? आमिर लॉस्ट like almost all his endorsements. शाहरुख ने इंटॉलरेंस में जब कमेंट्स किए, उसने गुजरात में
शूट करना मुश्किल हो गया, उनकी गाड़ी पे पथराव हुआ। ऐसे कॉन्टेक्स्ट में करण जौहर, ये जो ए दिल है मुश्किल, फॉरगेट ऑल दैट यार, संजय लीला भंसाली अपनी सेट पे, बॉलीवुड का सबसे बड़ा डायरेक्टर अपनी सेट पे शूट कर रहा है, कोई क्या नाम है, राजपूत करनी सेना करके कोई आके उसे पीट दे। आई मीन आप आई डोंट ब्लेम बॉलीवुड की दे आर नॉट टेकिंग पॉलिटिकल पोजीशंस। अगर हम ऐसा समाज क्रिएट करेंगे जहां कोई भी पोजीशन लेना आपकी फिजिकल सेफ्टी के लिए इतना हानिकारक होगा, तो कोई भी समझदार इंसान, जो मैं नहीं हूँ ऑब्वियसली, कोई भी समझदार इंसान नहीं लेगा यार, नहीं लेगा पोजीशन। सो आई थिंक कि हमें बॉलीवुड पे उंगली उठाना बहुत आसान है, हमें बतौर समाज अपने आप से सवाल पूछने चाहिए। आई एम सॉरी, मुझे शायद ये यहाँ कहना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ इस शहर में भी आई थिंक कंट्रोवर्सी हुई थी कि अलीगढ़ फिल्म को डीएम ने बैन कर दिया था क्योंकि कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी यूनिवर्सिटी की डिपिक्शन और ये वो। नाउ आई एम सेइंग कि इट डजंट मैटर, बट एवरी स्मॉल इंसिडेंट लाइक दिस adds to creating a culture which is where basically you are not free to express, okay? जहाँ पे आप fear और भय को एक प्री कंडीशन बना दें एक्सप्रेशन के लिए, वहां पे ना अच्छी कला मिलेगी आपको, ना अच्छा सिनेमा मिलेगा आपको, ना कोई सच्चाई से ओपिनियन मिलेगा आपको, और ना कोई ढंग का डिबेट मिलेगा आपको। It's actually very true and relevant in the present times. Also, when I've come across a lot of news about you facing a number of threats on Twitter and you were trying to go off social media, it might have been because of this, but I hope that there will be more people like you who are like काफी कम समझदार हैं और यहाँ पर अपनी बात कह सकें। मतलब लोग सुबह सुबह भजन और भगवान का नाम लेके उठते हैं, मैं ट्विटर टाइमलाइन पे गालियां खाते हुए मेरी सुबह शुरू होती है। बट अगेन गुस्सा है तो वही सिनेमा का काम कर देता है, वो सिनेमा का पर्पस सर्व कर देता है। बट अगेन इज इट लाइक फुलफिलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट बॉलीवुड हैज, द अमाउंट ऑफ पावर दैट इट हैज? यार आई थिंक डेफिनेटली बॉलीवुड बदल रहा है, बॉलीवुड अपने खुद की जिम्मेदारी के प्रति कॉन्शियस हो रहा है, बट वो इसलिए भी है क्योंकि आप लोग बदल रहे हैं, ऑडियंस बदल रही है, ठीक है? आई थिंक दैट फेसबुक, ट्विटर, 24/7 सोशल मीडिया ने बहुत मदद करी है, क्योंकि अब हर इंसान जिसके पास एक सोशल मीडिया अकाउंट है वो क्रिटिक है, लोग स्टार्स दे रहे हैं, राइट? सो बॉलीवुड हैज टू लिसन टू यू मोर। एंड मैं ये जरूर कहूंगी कि यार देखो, फिल्म मेकिंग एक धंधा भी है एक तरीके से, बहुत सिंपल है। जो फिल्म पैसे बनाएगी वो फिल्म चलेगी, वो फिल्म ज्यादा चलेगी। सो इसमें कोई ताली बजाने लायक बात नहीं है, वैसे बहुत ही नॉर्मल फैक्ट है ये। जो फिल्म पैसे बनाएगी वैसी फिल्म बनेगी। सो मैंने एक फिल्म करी थी लिसन माया फारूक शेख साहब के साथ, एंड उन्होंने बड़ी अच्छी चीज कही, एक क्वेश्चन उन्हें ऐसा ही पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि यार आप बॉलीवुड की जिम्मेदारी की बात करते हो, आपकी जिम्मेदारी कहाँ गई? आप जब यार देखो, आप जैसी ऑडियंसेस, चूंकि आप थिएटर्स में जाके आपने टिकटें खरीद के पीकू देखी, क्वीन देखी, मर्दानी देखी, NH10 देखी, इसलिए ऐसी फिल्में बन रही हैं। नीलबटे सन्नाटा मेरी फिल्म, छोटी फिल्म, लिमिटेड रिलीज, 10 हफ्ते चली है। सो when you guys put that pressure on Bollywood मजबूर हो जाता है बदलने के लिए, because ultimately हमें आपकी जरूरत है। अगर आप फिल्में नहीं देखोगे तो फिर हम बनाएंगे ही क्या? So I think that the best way for filmmaking to change is for the audience to pressurize, to create that pressure by watching different kinds of cinema in theaters. That's really critical. Piracy does not help us. Piracy does not help changing Bollywood. Leaked videos, YouTube, downloading. I mean, खैर वो बड़ा debate है, अलग debate है. We get into lots of other factors. But maybe. So I think that. But definitely, for me, I think the change is better, and you see that in the changing, जो महिलाओं के किरदार है जो बदल रहे हैं। एक जमाना था जब जो हीरोइन थी उसका काम था साड़ी पहन के या बर्फ में, I don't know why, बर्फ में नाचना, या पेड़ों के इर्द गिर्द नाचना, या एक ग्लैमर फैक्टर, या just the glamour factor in the या हीरोइन अच्छी थी, एक बड़ा बाइनरी था वैम्प और हीरोइन का, और वैम्प नाचती थी और हीरोइन अच्छे गाने गाती थी छत पे खड़े होकर चांद को देखते हुए। I think that it's amazing that हर 5 मिनट में एक ताली बजानी पड़ती है, शोर मचाना पड़ता है हर 5 मिनट में। तो बेसिकली आई थिंक दैट इज चेंजिंग। अब आप देखो किस किस्म की हीरोइनें दिख रही हैं आपको। तनु है, मानो कि तनु इज नॉट अ टिपिकल हीरोइन। एक
मतलब वो एक बदतमीज लड़की है, एक हाथ से निकली हुई लड़की है, so not your typical heroine. या नाचना की जोया देख लो, अगेन ग्रे कैरेक्टर, नॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर. आप पीकू देख लो, एक लड़की जो शादी नहीं कर रही है, whatever. I mean, there's lots of examples. So I think that is also a sign कि बॉलीवुड बदल रहा है, कि उसकी हीरोइनें अब अच्छी सती सावित्री गुड गर्ल नहीं है, अब वो बैड गर्ल भी है, अब उसकी कंफ्यूज गर्ल भी है, अब उसके अपने इश्यूज भी हैं. अब यार सिंपल होता है ना, आप अगर कोई भी किरदार लिख रहे हो तो सबसे पहले आपको किरदार को इंसानियत बख्शनी पड़ती है. आप इंसानियत कैसे बख्शते हो? आप उसे फ्लॉड कैरेक्टर बनाते हो, क्योंकि इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है फ्लॉ. इंसान ही गलती करता है. एंड आई थिंक दैट अब हम बॉलीवुड की हीरोइनों में भी देखते हैं. सो या डेफिनेटली बॉलीवुड इज चेंजिंग. redefining the idea of a heroine, right? Because we all grew up watching movies where they were good wives, good daughters, good, like, sisters. But now with movies like Dear Zindagi, there's a confused character who does not know about her life. But again, ma'am, there's this, I think, contradictory development in Bollywood where, so there's this contradictory development in Bollywood where to cater to crowd like this, there are songs which cater to them where they can whistle and laugh. But again, so these things get past accreditation very easily, right? Again, so there is a exponential rise in item songs which are happening in all the movies. There's not a single movie where there is not an item song, right? And there is a contradictory development of sensitive portrayals of women. How do you see this contradiction in Bollywood? यार सी आई थिंक आइटम सॉन्ग का सीधा एक कमर्शियल हिसाब किताब है. वो ये कि अगर एक तड़कता भड़कता सा गाना है जिसमें एक पेपी सा नंबर है, ग्लैमरस सा लग रहा है, लड़की नाच रही है, तो लोग देखने आएंगे फिल्म को. और अब तो बहुत अलग अलग किस्म की रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी हैं. But I just want to say, as far as item numbers are concerned, definitely औरतों का objectification. What is objectification in Hindi? वस्तुकरण. और औरतों का definitely वस्तुकरण होता है आइटम नंबर्स में. लेकिन हमारी इंडस्ट्री कैसी इंडस्ट्री है जहाँ मर्दों का भी वस्तुकरण होता है. ओके, होता है for sure. I mean, ultimately यार सलमान को सिक्स पैक बना के रखना पड़ता है ना. हर बार जब सलमान को शॉट उतार रहा है तो ऑब्जेक्टिफाई हो रहा है. शाहरुख खान को कौन सी फिल्म की ओम शांति में 8 पैक बनाना पड़ा, राइट? सो एज फार एज आई एम कंसर्न, शाहरुख इज गेटिंग ऑब्जेक्टिफाइड एज वेल, सलमान इज गेटिंग ऑब्जेक्टिफाइड एज वेल. सो ये आपको शायद आपको लग नहीं रहा ऐसा, लेकिन फैक्ट है कि यही हो रहा है. सो आई थिंक द इंडस्ट्री यार अल्टीमेटली शोबिज, फिल्में, थिएटर, कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट में जो आर्टिस्ट है उसका शरीर एंड उसका चेहरा इस्तेमाल हो रहा है. There's no denying that. But can we use that body and that face to make something meaningful is the question. And for me, Anarkali Vara is an opportunity. क्योंकि